देखिए, राजनीति को लोग अक्सर बस चेहरों और नारों का एक खेल समझते हैं। एक ऐसा अखाड़ा जहां बस बड़े बड़े नाम आपस में टकराते हैं। पर अगर हम पर्दे के पीछे झांकें तो राजनीति एक बहुत ही गहरा विज्ञान है। ये गवर्नेंस का यानी शासन का विज्ञान है। ये डेटा को, जमीन की सच्चाई को और लोगों की उन उम्मीदों को समझने का विज्ञान है जो वो कह नहीं पाते। आज हम इसी नजरिए से एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की तरह झारखंड के कोडरमा विधानसभा की नब्ज को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक चुनाव का पोस्टमार्टम नहीं है, ये लोकतंत्र की जड़ों में जाके उसकी सेहत को समझने की एक कोशिश है। किसी भी जगह को समझने के लिए पहले उसकी जमीन को, उसकी मिट्टी को समझना जरूरी होता है। ये कोडरमा का नक्शा है, पर यह सिर्फ कागज पर खींची लकीरें नहीं है। ये झारखंड की उस जमीन का एक टुकड़ा है जिसकी अपनी एक अलग राजनीतिक चेतना है, अपनी एक धड़कन है। कोडरमा ये बस एक नाम नहीं, बल्कि एक जीता जागता समाज है। यहाँ की हवा में उम्मीदें भी हैं और गहरी चुनौतियां भी। और झारखंड की सियासत में कोडरमा अक्सर उस हवा का रुख तय करता है, इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। हर सियासत की नींव उसके समाज के ताने बाने में छुपी होती है। कोडरमा की आत्मा इसके गांव में बसती है। ये एक ग्रामीण इलाका है जहां जमीन और लोग एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। यहाँ की आबादी में ओबीसी समुदाय यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की एक बहुत बड़ी और असरदार मौजूदगी है, जिसमें यादव समाज एक अहम सियासी ताकत है। इसके साथ ही आप देखिए, लगभग 15% आबादी अनुसूचित जाति की है, जिनकी अपनी आवाज है, अपने मुद्दे हैं। ये जो समीकरण है ना, ये सिर्फ चुनावी गणित नहीं है। यहाँ की राजनीति की वो नसें हैं जो तय करती हैं कि कौन किसके साथ खड़ा होगा और क्यों। जब हम जमीन पर उतरकर लोगों से बात करते हैं, तब असली मुद्दे सामने आते हैं। ये वो मुद्दे नहीं जो टीवी की बहसों में गूंजते हैं, बल्कि वो मुद्दे हैं जो हर रोज की जिंदगी पर असर डालते हैं। टूटी फूटी सड़कें जो गांव को शहर से ही काट देती हैं, बढ़ती हुई बेरोजगारी जो नौजवानों के सपनों पर सवाल खड़ा करती है, पानी और बिजली जैसी बुनियादी चीजों की कमी जो आज के जमाने में भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, और अच्छे स्कूल और अस्पतालों तक पहुंच ना होना। ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये सिस्टम की नाकामी के सबूत हैं। और सबसे बड़ा, सबसे गंभीर सिग्नल तब मिला जब कुछ गांव ने साफ साफ कह दिया, सड़क नहीं तो वोट नहीं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये जनता और सिस्टम के बीच जो भरोसा टूट रहा है ना, उसकी सबसे बड़ी निशानी है। एक सीधी चेतावनी। हमें इस बात की गहराई को समझना होगा। एक सड़क महज डामर और गिट्टी नहीं होती। वो सड़क एक बच्चे के लिए उसके स्कूल जाने का रास्ता है, उसके भविष्य का रास्ता। वही सड़क किसी बीमार इंसान के लिए इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचने की जीवन रेखा है, उसकी जिंदगी है। और वही सड़क एक किसान के लिए अपनी फसल को मंडी तक ले जाने का जरिया है, उसकी तरक्की का रास्ता है। तो जब एक सड़क टूटती है ना, तो सिर्फ ट्रैफिक नहीं रुकता, उम्मीदें टूट जाती हैं, मौके रुक जाते हैं, और सबसे बढ़कर सरकार पर से, शासन पर से भरोसा टूट जाता है। तो चलिए अब जमीन की इस हकीकत को आंकड़ों की कसौटी पर परखते हैं, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। वो भावनाओं से परे एक साफ तस्वीर दिखाते हैं। ये आंकड़े कोडरमा की पॉलिटिकल हेल्थ रिपोर्ट जैसे हैं। ये हमें बताएंगे कि सिस्टम पर प्रेशर कहाँ है, बीमारी क्या है और इलाज की जरूरत किधर है। ये है जनादेश का पूरा हिसाब किताब, जो हमें 3 बहुत ही जरूरी सिग्नल दे रहा है। पहला सिग्नल, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला, 2024 के चुनाव में जीत और हार का फर्क सिर्फ 2.26% था। अगर हम इसे वोटों में देखें तो ये फासला महज 5,815 वोटों का था। पॉलिटिकल एनालिसिस की भाषा में इसे रेजर थिन मार्जिन कहते हैं, मतलब चाकू की धार जितना पतला। इसका मतलब ये है कि जो जनादेश मिला है वो बहुत कमजोर है, नाजुक है। ये किसी लहर का नतीजा नहीं है। ये एक बटे हुए समाज की तस्वीर है, जहां जीतने वाले को भी ये पता है कि आधे से ज्यादा लोगों ने उसके खिलाफ वोट दिया है। ऐसा जनादेश स्थिरता नहीं लाता, बल्कि सिस्टम पर एक लगातार दबाव बनाए रखता है। और यहीं से हमें दूसरा बहुत जरूरी सिग्नल मिलता है। ये एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, यानी एक टूटा हुआ खंडित जनादेश। आप देखिए, जीतने वाली पार्टी बीजेपी को करीब 34% वोट मिले और मुख्य विपक्षी आरजेडी को 31% से ज्यादा। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि एक मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार ने 27% वोट खींच लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ लगभग 86% वोट पड़े, लेकिन वो वोट एक साथ नहीं थे,
वो बट गए। जो सत्ता विरोधी लहर थी वो टूट गई। निर्दलीय उम्मीदवार ने उस नाराजगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी तरफ कर लिया, जिससे नतीजा जमीन की असल भावना को पूरी तरह से नहीं दिखा पाया। और ये रहा तीसरा सिग्नल, लोगों की बढ़ती हुई सियासी जागरूकता। 2019 के मुकाबले 2024 में वोटिंग परसेंट में लगभग 4% का उछाल आया। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जब लोग इतनी बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए निकलते हैं ना, तो ये उदासीनता नहीं बल्कि सक्रियता का संकेत है। ये इस बात का सबूत है कि लोग अब चुप नहीं बैठना चाहते, वो अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी गिनती हो, उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। ये बढ़ती हुई भागीदारी असल में बदलाव की बहुत जोरदार मांग है। इस सारे डेटा और विश्लेषण के बीच एक बात याद रखना, हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारा संविधान हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करने और एक जिम्मेदार सार्वजनिक बहस को बढ़ावा देने की बात करता है। हमारे इस विश्लेषण का मकसद किसी व्यक्ति या पार्टी पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि एक सिस्टम के तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सम्मान के साथ समझना है। हर एक वोट एक उम्मीद होता है और उस उम्मीद का विश्लेषण भी पूरी गरिमा के साथ ही होना चाहिए। तो अब हम आते हैं विश्लेषण के अगले पड़ाव पर, निदान। हमने लक्षण देख लिए, बहुत कम मार्जिन, बटा हुआ वोट और बढ़ता हुआ मतदान। अब हम उन असली वजहों को समझेंगे जिनकी वजह से कोडरमा में इतना नाजुक सियासी संतुलन बना। ये सिर्फ एक करीबी मुकाबले की कहानी नहीं है, ये शासन की नींव में जो दरारें आ गई हैं उन्हें समझने की एक कोशिश है। चुनावी मैदान में दो बड़ी ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ थी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी। उनके पास एक स्थापित विधायक होने की वजह से विजिबिलिटी थी, एक मजबूत सांगठनिक ढांचा था और जाहिर है संसाधन थे। दूसरी तरफ था इंडिया गठबंधन, जिसके पास झारखंड में राज्य सरकार की ताकत थी और अलग अलग वोटर ग्रुप्स तक एक मिलीजुली पहुंच थी। तो ये एक क्लासिक मुकाबला था, सत्ता की ताकत और एक बड़े गठबंधन की सामाजिक पहुंच के बीच। दोनों के पास अपनी अपनी मजबूतियां थी और इसी ने इस मुकाबले को इतना करीबी बना दिया। लेकिन इस पूरे मुकाबले की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो था वोट का बंटवारा, जिसे हम वोट स्प्लिटिंग कहते हैं। जैसा हमने पहले देखा, सरकार के खिलाफ जो वोट था वो एक नहीं था। ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच नहीं थी। एक मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार ने आकर पूरा समीकरण ही बदल दिया। उन्होंने सरकार से नाराज वोटरों के एक बड़े हिस्से को अपनी तरफ खींच लिया। नतीजा क्या हुआ? जो वोट शायद मुख्य विपक्षी को मिलता वो बट गया, और अक्सर ऐसे वोट बंटवारे का सीधा फायदा सत्ताधारी पार्टी को ही मिलता है, भले ही माहौल उनके खिलाफ क्यों ना हो। तो क्या ये सारी बातें सिर्फ चुनौतियों और मुश्किलों की तरफ इशारा करती हैं? नहीं, एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर मैं हर चुनौती में एक अवसर, एक मौका देखता हूं, और यहाँ मौका बिल्कुल साफ है। सत्ता के खिलाफ 66% का वोट, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लोगों की जो शिकायतें हैं, जैसे टूटी सड़कें और बेरोजगारी, ये सब मिलकर बदलाव के लिए एक खुला न्योता दे रही हैं। ये इस बात का संकेत है कि जनता एक बेहतर और ज्यादा जवाबदेह विकल्प ढूंढ रही है। ये मौका सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है, बल्कि उन बुनियादी समस्याओं को सुलझाकर एक सच्चा, एक स्थायी जनादेश हासिल करने का है। जब समस्या इतनी गहरी और कई परतों वाली हो तो समाधान भी उतना ही सोचा समझा और पूरा होना चाहिए। सिर्फ नारेबाजी या व्यक्तिगत हमलों से बात नहीं बनती। इसके लिए एक व्यवस्थित ढांचे की, एक सोच की जरूरत होती है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये कोई किताबी फॉर्मूला नहीं है, बल्कि जमीन की हकीकत से निकला एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है, जो एक सियासी जनादेश को वैज्ञानिक तरीके से तैयार करने का रास्ता दिखाता है। मतलब चारों दिशाओं में देखकर, हर पहलू को समझकर आगे बढ़ने की रणनीति। इस चतुर्मुख सिद्धांत के 4 स्तंभ हैं, 4 चेहरे जो एक दूसरे से जुड़े हैं। पहला है चुनावी चेहरा, जो सिर्फ और सिर्फ चुनावी गणित और डेटा पर फोकस करता है। दूसरा है संगठनात्मक चेहरा, जो जमीन पर काम करने वाली मशीनरी तैयार करता है। तीसरा है कथात्मक चेहरा, यानी नैरेटिव, जो लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंचता है। और चौथा है संसाधन चेहरा, जो इन सभी कामों के लिए जरूरी चीजों का सही इस्तेमाल पक्का करता है। इनमें से एक भी चेहरा अगर कमजोर पड़ जाए तो पूरी रणनीति लड़खड़ा जाती है। पहला चेहरा, चुनावी चेहरा। इसका सीधा मतलब है डेटा में बहुत गहराई तक उतरना। हमें ये पता लगाना होगा कि कौन से गांव हमारे सबसे मजबूत गढ़ हैं और वहां वोटिंग को कैसे बढ़ाया जाए। और उससे भी ज्यादा जरूरी, उन गांवों को पहचानना जहां लोग मौजूदा सिस्टम से सबसे ज्यादा नाराज हैं। जैसे वो गांव जहां सड़कों की हालत सबसे ज्यादा खराब है,
माइक्रो टारगेटिंग का असली मतलब यही है, लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ को पहचानना और अपने अभियान की शुरुआत ठीक वहीं से करना। दूसरा, संगठनात्मक चेहरा। रणनीति चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसे जमीन पर उतारने वाली टीम ही ना हो तो वो बस कागजों पर रह जाती है। गठबंधन की राजनीति में तो ये और भी जरूरी हो जाता है। अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं को एक मकसद के लिए साथ लाना, ये एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए आपको विश्वास बनाना होगा, एक जॉइंट एक्शन प्लान बनाना होगा और सबसे जरूरी, स्थानीय स्तर पर एक मजबूत वॉलंटियर नेटवर्क में इन्वेस्ट करना होगा। ये वॉलंटियर्स ही पार्टी की आंखें, कान और आवाज होते हैं। तीसरा और शायद सबसे अहम चेहरा, कथात्मक चेहरा या नैरेटिव। चुनाव सिर्फ गणित से नहीं बल्कि भावनाओं से भी जीते जाते हैं। हमें विकास की एक ऐसी कहानी गढ़नी होगी जो स्थानीय हो, सच्ची लगे और भरोसेमंद हो। ये कहानी हवाई वादों की नहीं बल्कि कोडरमा के लोगों की असली समस्याओं जैसे सड़कें, नौकरियां, पानी के ठोस समाधान की होनी चाहिए। और इस पॉजिटिव कहानी के साथ साथ हमें मौजूदा विधायक के रिकॉर्ड को तथ्यों और आंकड़ों के साथ लोगों के सामने रखना होगा। ये कोई पर्सनल अटैक नहीं बल्कि उनके काम का एक ईमानदार हिसाब किताब होना चाहिए। और चौथा चेहरा, संसाधन का। देखिए, संसाधन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, इसमें आपका समय, आपकी ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और सबसे बढ़कर सही लोग शामिल होते हैं। इस चेहरे का काम ये पक्का करना है कि हर संसाधन का इस्तेमाल बिल्कुल सटीक तरीके से हो। पैसा बड़ी बड़ी रैलियों पर लग रहा है या सीधे वोटर से संपर्क साधने में? क्या हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही मैसेज को सही इंसान तक पहुंचाने के लिए कर रहे हैं? संसाधन कितने ज्यादा हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि उनका इस्तेमाल कितना सटीक है। रणनीति बना लेना तो बस पहला कदम है। असली चुनौती तो उसे जमीन पर समय के साथ एक डिसिप्लिन के साथ लागू करने में है। इसके लिए हम एक 90 दिन का गवर्नेंस ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव करते हैं। ये सिर्फ चुनाव जीतने का प्लान नहीं है, ये चुनाव के बाद अच्छे शासन की नींव रखने का प्लान है। ये एक एक्शन प्लान है जो सारे विश्लेषण को जमीनी हकीकत में बदलता है। आइए इस 90 दिन के रास्ते पर एक नजर डालते हैं। वोटिंग से 90 दिन पहले एक वॉर रूम बनेगा जहां डेटा का विश्लेषण होगा और रणनीति तैयार होगी। 60 दिन पहले उम्मीदवार की जमीनी सक्रियता बढ़ेगी और एक प्रूफ ऑफ इंटेंट प्रोजेक्ट शुरू होगा, जैसे किसी एक छोटे से खराब रास्ते को लोगों के साथ मिलकर ठीक करवाना। ये दिखाता है कि आप सिर्फ वादे नहीं, काम भी करते हैं। 30 दिन पहले अभियान में तेजी, रैलियां और डिजिटल कैंपेन। 15 दिन पहले हर बूथ पर बूथ फाइटर्स की टीम को एक्टिवेट करना। और आखिरी दिन वोटरों को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक पहुंचाने का महाअभियान। इस तरह से धीरे धीरे एक लहर बनाई जाती है। जब हम पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। ये डेटा सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोगों की निजी जानकारी है, उनकी उम्मीदें हैं, उनकी परेशानियां हैं। जनता का भरोसा ये मांगता है कि हम इस डेटा को पूरी गरिमा, सहमति और एक नेक मकसद के साथ इस्तेमाल करें। भारत का नया डेटा प्राइवेसी कानून भी हमें यही सिखाता है कि नागरिकों का डेटा एक अमानत है जिसका इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी से होना चाहिए। और अंत में मैं आपको एक विचार के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। कोडरमा में जीत का ये जो मामूली फर्क है, ये जो नाजुक जनादेश है, इसे हमें एक कमजोरी की तरह नहीं देखना चाहिए। ये असल में एक जिंदा और जागरूक लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबूत है। ये वोटरों का अपने नेताओं को एक साफ संदेश है, हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारा काम बोलता है और हमारा वोट अब मुफ्त में नहीं मिलेगा, उसे कमाना पड़ेगा। ये डरने की नहीं बल्कि सीखने की बात है। कोडरमा का सबक बिल्कुल साफ है। एक सच्चा और मजबूत जनादेश समाज को बांटने से नहीं बल्कि जोड़ने से मिलता है, विकास के काम से मिलता है। सवाल सिर्फ एक है, क्या हमारे नेता इस आवाज को, इस संदेश को सुन रहे हैं? If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategies.ai or call 08042041602. Purpose beyond politics.